मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान औरत थी। वह मुझसे सिर्फ 4-5 साल ही बड़ी थी। माँ बाप की मृत्यु के बाद ही मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं। ये राज तब खुला जब एक रात चाचा घर पर नहीं थे। चाची मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई और कहने लगी कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है, इसीलिए आज तुम मेरे साथ ही सो जाओ। एक ही बिस्तर पर चाची के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त होगा जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज डाल रहा है। आंख खुली तो देखा चाची अपने दोनों मेरे मुंह में। माँ बाप की मृत्यु के बाद मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई। चाची ज्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 4-5 साल ही बड़ी थी। चाची ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे मेरी कमर को सहलाना शुरू किया तो मैं महसूस कर रहा था कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थी। उस वक्त चाचा घर पर नहीं थे। वह अक्सर घर देर से आया करते थे। अब तो यह रोज का मामूल हो गया था कि चाचू के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी चाची के घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफी हद तक तब्दीली कर ली थी। वह ऐसे बारीक कपड़े पहनती जिसे मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची मोटी औरत थी। मोटापा उन पर बहुत जंचता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नजर आता था। उस रात चाचू ने फोन किया कि आज रात वह घर में नहीं आएंगे। शायद वह दूसरे शहर गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तो मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचू आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती हैं। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब चाची ने सुबह तक मेरे माता पिता का निधन कुछ समय पहले हुआ था और उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचू थे या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 16 साल थी और मेरी चाची भी बहुत बड़ी उम्र की ना थी। वह सिर्फ मुझसे 5 साल ही बड़ी थी। दादा दादी का पहले निधन हो चुका था। चाची की शादी होते ही दादा दादी का निधन हो गया। मेरा बाप और मेरा चाचू 2 ही भाई थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तन्हा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था। मैं तो खुद भी 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। मेरी चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सकें। खाली 4 दीवारी का घर ही रह गया है, इसलिए मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांध लो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर चाची ने कहा कि तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का यह कहना था कि मेरे चाचा भड़क उठे और कहने लगे, तुम हरगिज इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसे इसकी खाला के हवाले कर दो, हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा। चाची की यह बात सुनकर मेरी चाची ने चाचा से कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं। वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। इसके ननिहाल का हक बनता है कि वे इसको संभालें। यह सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज्यादा रोना आ गया। मेरी जिंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए यह जुल्म ना करें, वह पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूं कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचा कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार छोटा सा है, मैं बम मुश्किल ही अपने घर का खर्चा चला रहा हूं, भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी, हम यह घर किराए पर चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाई साहब की जो दुकान है उसे भी किराए पर चढ़ा देंगे और जो कुछ किराया आएगा उससे इसका खर्चा पूरा हो जाएगा।
और वह आप पर बोझ नहीं बनेगा। जैसे ही बड़ा होगा तो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। यह बात सुनकर चाचा खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नागुबारी के तासुरात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचा ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर चढ़ा दिए। मुझे कपड़े भी दिला दिए थे, स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। लेकिन मैं बहुत ही चुपचाप सा रहने लगा था। ना मेरा पढ़ाई में दिल लगता था और ना किसी और चीज में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे कमरे में मेरी चाची आई और मुझे यूं उदास देखकर अपने साथ लगा लिया। तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यह गम भी भर जाएगा। यह कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफर कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाजों से तेज हो रही थीं। मैं फौरन से उनसे दूर हट गया। यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे नजरें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा जख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूं। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज पता नहीं क्यों बहुत अजीब व गरीब सा लग रहा था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। मैंने कहा नहीं, मैं खुद लगा लूंगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा गंदा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा, चाची मैं ठीक हूं, जो कुछ हो चुका है मैं उस बात को तस्लीम कर चुका हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, प्लीज आप कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरे बिगड़े हुए रवैया को देखकर वह फौरन कमरे से बाहर चली गई। कहने लगी, मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना, तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचू की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं, जो पकेगा मैं खा लूंगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से ही की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूं? मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूं। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। रात को जब चाचू घर आए, बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो कि बाजी ही नहीं आती। क्या जरूरत है यह सब बनाने की? मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचू की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटाकर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचू करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वह कहने लगी, बेटा तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचू से कहने लगी कि यह मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया विशाल के घर और दुकान से आता है, उन पैसों से बनाई है। यह कहना था कि मेरे चाचू भड़कने लगे। अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर यह भतीजे के पैसों की बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं? यह कहकर वह फौरन खड़े हो गए। चाची कहने लगी, आप क्यों तमाशा बना रहे हैं? आपने पैसों का बोला था, मैंने बता दिया। लेकिन चाचू वहां नहीं रुके, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेजार हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, उनका तो रोज का तमाशा है, तुम बैठो इधर, ये तुम्हारे लिए ही तो मैंने बिरयानी बनाई है। यह कहकर चाची ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। ना दिल करते हुए भी मैंने वह खा लिया। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूं। यह कहकर वह अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी थी वह यह थी
कि वह एक लुकमा मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और मुसलसल टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नजरों से अजीब सी उलझन हो रही थी। हालांकि वह मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैया को देखकर भटकने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप का नक्शा हो। और यह भी कहने लगी कि मेरी शक्ल सूरत अपने बाप से बहुत मिलती है। मेरी उम्र 16 साल की बजाय 20 साल लगती है। अपनी जमात में सबसे ज्यादा कद काठ और खूबसूरत भी मैं ही था। मेरी चाची देखने में खूबसूरत थी, लेकिन चाचू आम शक्ल सूरत के मालिक थे। चाचू बहुत तेज थे और चाची की कोई औलाद भी ना थी। चाची की शादी को 9 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त तनाव का माहौल रहता था। चाचू जब भी घर पर आते तो बात बात पर चाची से लड़ने और झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया, अपने बाल साफ कर रहा था। उसी वक्त चाची नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गई। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे। मैंने कहा, चाची जो आप रोज बनाती हैं वही, लेकिन ठीक है। ये कहकर मैंने अपना तौलिया अपने सर पर मारना शुरू किया। मेरे बाल अभी गीले थे कि मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंघा करने लगा, क्योंकि स्कूल से मुझे देर हो रही थी। वह कहने लगी, तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। यह कहकर चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया पकड़ा और मेरा सर साफ करने लगी। मुझे यह बात बड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चाची करें। अभी मैं उन्हें रोक ही रहा था कि एकदम कमरे का दरवाजा खुला और सामने चाचू खड़े थे। यह सब देखकर उनकी आंखें सुर्ख हो गईं। शायद उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। चाचू चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। यह कहकर वह चले गए। मैंने चाची से कहा कि मैं सर को खुद भी साफ कर सकता हूं, आप जाइए, जाकर चाचू को नाश्ता दें। मैंने तौलिया उनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किए ही बाहर जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम जैसे रुक गए, क्योंकि चाचू चाची के साथ लड़ रहे थे। वह कहने लगे, तुम अंधी हो गई हो। विशाल कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो। वह जवान जहान लड़का है और तुम मुंह उठाकर कमरे में जाती हो और उसके वह काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे भी नहीं किए। इसके बाद चाचू ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तो मैं सूझबूझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल मैं फौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यह सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चाचू झूठ बोल रहे हैं। जो वह सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वह गुस्से में यह सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन स्कूल में गायब दिमागी से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा। फिर यह फैसला किया कि मुझे आज जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। रात को हर रोज चाची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, यह खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज होगा। मैं रोज ही वह बादाम खाकर दूध पी लेता और उसके बाद बड़ी गहरी नींद सो जाता। सुबह सवेरे तरोताजा होने के बजाय मैं और भी ज्यादा खुद को अंदर से बोझिल महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पीने से इनकार किया तो चाची मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि यह मत समझो कि यह दूध तुम्हारे चाचू के पैसों का है। ये तुम्हारे वालिद के घर और दुकान के किराए से मंगवाया है, ताकि तुम्हारी सेहत भी खराब ना हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी, चलो पी लो इसे। पता नहीं क्यों चाची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती। मजबूरन ही मुझे वह दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जाकर पढ़ूंगा। चाची कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझ पर घनुदी तारी हो रही है। मैं सोना नहीं चाहता था, मुझे पढ़ना था।
लेकिन मेरी आंखें तो यूं थीं जैसे मेरे इख्तियार में ना थीं। देखते ही देखते मैं नींद में जा चुका था और फिर रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मुझे अजीब व गरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद इस कैफियत को लफ्ज नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद मुझे एहसास तो हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज मुझे आ रही है। दबी दबी आवाज थी, शायद बिल्लियों की थी या किसी औरत की। मुझे समझ ना आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आंखें खुलने से कासिर थीं। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझिल था। मैं उठकर बैठा। मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब ना थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत में मुब्तला किया वह यह थी कि बेड की चादर दूसरी जानिब से बिखरी हुई थी। मैंने अपना घूमता हुआ सर पकड़ा, जो अभी अभी नींद की घनुदी में था। वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से मैंने मुंह पर छींटे मारे। फिर जाकर मेरा दिमाग कुछ काम करने लगा। मैं कमरे में वापस आया तो देखा बेड पर एक सोने का टॉप्स पड़ा था, जो कि किसी खातून का था। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। भला मेरे कमरे में एक औरत का कैसे आ सकता है? मैंने वह पकड़ा और मैं उसी के बारे में सोच रहा था जब कमरे का दरवाजा खुला और तेज कदमों से चाची अंदर आई। मैंने अपनी मुट्ठी में टॉप्स दबा लिया। मैंने कहा, जी चाची कहिए। वह बेहद परेशान थी, लेकिन गीले बालों से लग रहा था कि अब भी नहा कर आई हैं। कहने लगी, कुछ नहीं, वैसे ही तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। मैंने कहा, रहने दें, मैं ठीक कर लूंगा। वह कहने लगी, नहीं, मैं कर देती हूं, तुम काम क्यों करोगे? मैंने कहा, चाची रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी किताबें यहीं बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समेटा हुआ था। कहने लगी, हां, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। तुम बेखबर सो रहे थे, इसीलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी। मैंने इसके बाद कोई भी सवाल ना किया, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सी सोचें घूम हो रही थी। लेकिन फिर अचानक से मेरी नजर अपनी चाची के कान की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। उनके एक कान में टॉप्स नहीं था और दूसरे में था। मैंने कहा, चाची आपका टॉप्स किधर है? ये कहना था तो उन्होंने फौरन से अपने कान को देखा। कहने लगी, पता नहीं कहीं गिर गया होगा या यहीं कहीं होगा। कहाँ जाएगा? हमारे घर में कौन सा कोई काम वाली आती है जो चोरी करके ले जाएगी? मैंने अपनी हथेली उनके आगे कर दी। उन्होंने मेरी हथेली को खोलकर देखा तो उनका टॉप्स मौजूद था। यह देखकर वह मुझसे नजरें चुराने लगी। अजीब बात यह थी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि यह टॉप्स तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से आया। मेरे वह टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था। यह सब क्या था? इसके बाद से मैंने अपनी चाची से और भी ज्यादा कतराना शुरू कर दिया। 1 महीना ही गुजरा था इस बात को कि चाची की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कुछ भी खाया पिया हजम नहीं हो रहा था। अब तो उनसे काम भी नहीं होता था। पूरा दिन सोई रहती। चाचू अलग जान का अजाब बनकर बैठ गए थे। कहने लगे, तुम्हें पता है ना, तुम बीमार होती हो तो मेरा घर उल्टा पड़ जाता है। चलो मेरे साथ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूं। लेकिन चाची कहने लगी, वह डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, वह घर के टोटों से ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन 3 दिन गुजर गए। चाची की हालत अभी भी खराब थी। मैंने कहा, चाची मैं आपको अस्पताल ले जाता हूं, लेकिन वह इनकार करने लगी। लेकिन जब उनकी तबीयत में कोई भी सुधार पैदा ना हुआ तो फिर चाचू उन्हें जबरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन जब वापस आए तो चाचू आग बबूला हो रहे थे। सहन में ही चाची से लड़ना शुरू हो गए। तुम कैसे मेरे साथ यह सब कर सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रही थी। चाचू उन्हें क्यों डांट रहे हैं? चाची अब पहले ही अपनी तबीयत की वजह से फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन इस वक्त उनकी तबीयत और भी खराब हो गई थी। मैंने कहा, चाचू आपको नजर नहीं आ रहा, चाची की तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें ऐसे क्यों डांट रहे हैं? मेरी बात सुनी ही थी कि उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। फिर वह कहने लगे, सारे फसाद की जड़ तो तू है, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी चाची के साथ मुंह काला करते हुए। यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। तो मैंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? वह कहने लगे कि यह हामिला है। यह सुनना था कि मैं चुप हो गया। मैंने कहा, यह आपकी पत्नी है। अगर वह उम्मीद से हो गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। कई साल से आप बेऔलाद हो।
और अब अगर ऊपर वाले ने आपको औलाद की नेमत से नवाज दिया है तो बजाय आप शुक्र अदा करने के और खुश होने के, आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, और वह भी मुझ पर। आप होश में तो हैं? यह मेरी चाची लगती हैं। मैं कैसे कोई गुनाह कर सकता हूं? यह तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मेरा यह कहना था कि चाचू कहने लगे, मैं एक बांझ मर्द हूं, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और यह तुम्हारी चाची है, तुम्हारी माँ नहीं है। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। जो कुछ तुम दोनों ने किया है, मैं कभी भी इस औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे तो लग रहा था कि किसी ने मेरे सर पर कोई बम फोड़ दिया हो। यही बात उस वक्त चाचू ने मेरी चाची से की थी, जब उस दिन मैं स्कूल जाने लगा था, और यह बात सुनकर मैं वहीं रुक गया था। लेकिन मैंने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया था। मुझे लगा था कि चाचू यह सब गुस्से में कह रहे हैं। हकीकत ये नहीं हो सकती। मैं तो अभी इन सोचों से बाहर निकला नहीं था जब चाचू चाची को तलाक देने लगे और कहने लगे कि निकलो यहां से बाहर। चाचू ने हम दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चाची रोए जा रही थी। वह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कोई सवाल जवाब करता, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। वहां के किराएदारों को भी 2 दिन का वक्त दिया कि वह घर खाली कर दें। मैं कमरे में चाची को लेकर बैठ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनसे बात कैसे शुरू करूं। मैंने कहा कि आप शायद मुझे नशे का दूध देकर गुनाह करती थीं। चाची, आपने ये सब क्यों किया? माना कि आप मेरी माँ नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया था। लेकिन चाची ने मुझे कोई जवाब ना दिया, बस मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। किराएदार जा चुके थे। उस घर में सिर्फ मैं और मेरी चाची ही रह गए थे। मैंने उनसे कहा कि यह गुनाह अपने वजूद से खत्म कर दें, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को नहीं जानता, नहीं मानता हूं। चाची ने तब मुझे कोई जवाब ना दिया। 9 माह का वक्त ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन जैसे ही उनके घर में बेटी पैदा हुई, उन्होंने उसका DNA टेस्ट करवाया, जो कि उसके पति के साथ मैच था। फिर चाची ने मुझे सारी हकीकत बताई। कहने लगी, मेरा पति बांझ था, लेकिन काबिले इलाज था, लेकिन इलाज नहीं करवाता था। लेकिन फिर भी मैं चोरी छिपे उसे हकीम की दवा पिला रही थी। उसे पिलाने के बाद वह बिल्कुल बेकाबू हो जाता था, तो मैं इसीलिए तुम्हें नींद की दवा देती ताकि तुम कमरे से बाहर ना निकलो। यह बच्चा मेरे पति का है। अगर मैं पहले उसे यकीन दिलाती तो मेरी एक बात ना सुनता, इसलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि यह तुम्हारी बच्ची है, तुम इसका DNA करवा लो। अगर यह तुम्हारा बच्चा ना हुआ तो मुझे बेशक उसी वक्त तलाक दे देना, और अगर यह बच्चा तुम्हारा हुआ तो फिर मुझे अपना लेना। और तलाक देते वक्त भी उसने मुझसे कहा था कि अगर यह उसका बच्चा नहीं है तो उसने मुझे तलाक दी। अब जबकि यह उसका बच्चा है तो फिर मुझे तलाक नहीं हुई, क्योंकि उसने शर्त रखी थी। मुझे याद आने लगा, वाकई चाचू ने यही अल्फाज अदा किए थे कि वह इस सूरत में मेरी चाची को तलाक देंगे कि अगर यह औलाद उनकी ना हुई तो चाची को, जबकि यह बात साबित हो चुकी थी, तो चाचू चाची को लेने आ रहे थे। लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूं, अपने बाप की दुकान भी संभाल लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी किसी आजमाइश में पड़ जाए। चाची कहने लगी कि तुम्हें अगर यह लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूं, और उस दिन जो टॉप्स मेरा गिरा था वह शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा, लेकिन सारी गलत फहमियां दूर हो गई हैं। मैंने फिर भी अपनी चाची की बात ना मानी और अपने घर में ही रहने लगा। मुझे जो मुनासिब लगा था मैंने वही किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मैं आशा करती हूं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और इस तरह की हर रोज वीडियोस देखने के लिए और कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस सबसे पहले और समय पर पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।